अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज़ फ़हीम। आप देख रहे हैं तलीम हब यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एनालिटिक ज्योमेट्री का एक और टॉपिक यानी हमने एक और वीडियो इसके मतलब बनाई है, जिसमें हमने इसके मज़ीद MCQs को कवर करने की कोशिश की है। बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि एनालिटिक ज्योमेट्री के दो पोर्शन होते हैं आउटलाइन के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट जो पोर्शन होता है वो कॉनिक सेक्शन के मुताल्लिक़ होता है और दूसरा जो सेक्शन होता है वो वेक्टर एनालिसिस के मुताल्लिक़ होता है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो के अंदर हमने कॉनिक सेक्शन के मुताल्लिक़ जितने भी MCQs हैं उसको कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो भाई हमारा पहला क्वेश्चन है, द लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज कॉल्ड डैश ऑफ द कोन एंड द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड। अगर आपको कॉनिक सेक्शन के बारे में पता है तो भाई इसका करेक्ट आंसर आप फौरी से बता सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि इसका करेक्ट आंसर एक्सिस है, यानी इसमें से जो लाइन होती है वो सेंटर से यानी सर्कल के सेंटर से गुजर रही होती है और प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, उस लाइन को एक्सिस कहा जाता है। और इसके अलावा उसमें से जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको हम वर्टेक्स का नाम देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ द इंटरसेक्टिंग प्लेन इज़ पैरेलल टू अ जनरेटर ऑफ द कोन बट इंटरसेक्ट इट्स वन नैप ओनली द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन इज़ आ। तो भाई नैप में आपको बताता चलूँ क्या होता है। बेसिकली किसी कोन का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो खुला हुआ हिस्सा जिसे हम कहते हैं, उसको हम नैप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो पैराबोला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने बात की कि जो वन नैप है उसमें से सिर्फ एक हिस्सा जो है उसको कटिंग किया जा रहा है, तो हम इसको पैराबोला कहेंगे। आप लोग जो शेप मैंने इसमें बनाई हुई है वो उसमें आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ़ द प्लेन इंटरसेक्ट बोथ हाफ्स ऑफ द कोन बट डज नॉट पास थ्रू द वर्टेक्स द इंटरसेक्शन इज कॉल्ड। यानी अब जो प्लेन होगा वो डबल हाफ्स जो होते हैं उनको अगर वो कट कर रहा है तो हम इससे कहेंगे हाइपरबोला। ठीक है, तो जैसे कि आप शेप में देख सकते हैं कि जो प्लेन है वो कोन डबल कोन के जो हाफ्स होते हैं उनको कटिंग कर रहा है। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको हम हाइपरबोला कहेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इन अ पैराबोला द फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डैश ऑफ द पैराबोला एंड द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड इट्स। तो भाई लोकस एक्सिस, B पॉइंट है डायरेक्ट्रिक्स फोकस, C पॉइंट है वर्टेक्स फोकस, D पॉइंट है वर्टेक्स एक्सिस। तो भाई इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डायरेक्ट्रिक्स और फोकस जो होता है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा। यानी पैराबोला के अंदर जो फिक्स्ड लाइन होती है उसको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं और फिक्स्ड एंड ऑफ द पैराबोला एंड द फिक्स्ड पॉइंट यानी फिक्स्ड लाइन को डायरेक्ट्रिक्स और फिक्स्ड पॉइंट को फोकस कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप शेप में देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली, इसमें से जो ग्रीन लाइन है वो डायरेक्ट्रिक्स को शो करवा रही है और इसमें से जो पॉइंट है जहाँ पर फोकस लिखा हुआ है वो जो है उस पॉइंट को फिक्स्ड पॉइंट को हम फोकस का नाम देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला विद फोकस f इंटू a0 a ग्रेटर देन 0 एंड वर्टेक्स एट द ओरिजिन इज क्विट सिंपल। तो इसमें बेसिकली हमने बताना है कि अगर फोकस a0 हो यानी फोकस में x की वैल्यू दी गई हो और y की वैल्यू को 0 कर दिया जाए तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारा A होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, उसके बाद इसका आप देख सकते हैं सॉल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ द फोकस f इंटू 0a ऑफ अ पैराबोला लाइज ऑन द y एक्सिस एंड द वर्टेक्स इज एट ओरिजिन देन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज। यानी इसमें फोकस जो है वो चेंज कर दिया गया। पहले आपने देखा था कि f इंटू a,0 था, अब हमने क्या कर दिया 0,a कर दिया। ठीक है, तो और हमने कहा कि ये जो इक्वेशन है वो y एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है, तो भाई ऑब्वियसली यहाँ पर स्टेटमेंट से ही क्लियर हो रहा है कि y एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, A dash is the set of all points in the plane of the sum of whose distance from to fixed point is r। तो भाई ये बेसिकली एक एलिप्स होता है जिसके ऊपर all points जो होते हैं वो प्लेन के ऊपर होते हैं और सम ऑफ whose डिस्टेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप इसकी शेप में देख सकते हैं बिल्कुल इसमें क्लियर हो रहा है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इक्वेशन रिप्रेजेंट टू एस। भाई अगर आपने अच्छे से टॉपिक क्लियर किया हुआ है तो आप फौरी बता सकते हैं कि ये फॉर्मूला किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो करेक्ट आंसर है एलिप्स। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है द कॉर्ड दैट पासिस थ्रू इट्स फोकी एंड हैज़ इट्स एंड पॉइंट ऑन द एलिप्स इज कॉल्ड। तो बेसिकली इसका आंसर तो मेजर एक्सिस है, लेकिन मैं शेप में आपको क्लियर करूँगा। द कॉर्ड यानी बेसिकली कॉर्ड इस लाइन को कहा जाता है। वो कहता है कि ये जो कॉर्ड है पासिस हो रही है फोकस से और इसका एंड पॉइंट जो है वो एलिप्स तक जा रहा है। ठीक है, तो हम बेसिकली इस लाइन को मेजर एक्सिस कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक और इस तरह का और क्वेश्चन है हमारे पास द कॉर्ड ऑफ एन एलिप्स पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस। यानी अब जो इसमें से जो कॉर्ड है वो पास हो रही है फोकस से। ठीक है, मतलब जो एलिप्स की बात कर रहा है वो सेंटर से पास हो रही है, लेकिन मेजर एक्सिस के जो है वो परपेंडिकुलर है। तो भाई ये जो लाइन है बेसिकली ये जो ऊपर से लाइन आ रही है ना, ये वाली लाइन, इसकी बात कर रहा है जो सेंटर से पास हो रही है। ठीक है, और ये मेजर एक्सिस है तो इसके अलॉन्ग वो परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर होगा तो हम इसको कहेंगे माइनर एक्सिस। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इक्वेशन रिप्रेजेंट टू एस। तो ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सर्कल। तो करेक्ट आंसर है हाइपरबोला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है एनी कोनिक सेमी लेटस रेक्टम इज द डैश बिटवीन द सेगमेंट ऑफ अ फोकल कॉर्ड। तो हमारे पास बेसिकली इसके सोल्यूशन में मैंने बताया हुआ है कि ये जो SM यूसुफ कैलकुलस की बुक है उसमें पेज नंबर 255 पर चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.4 की ये एग्जाम्पल नंबर 17 है। उसमें ये उसका एक थ्योरम है यानी स्टेटमेंट है, तो वहाँ से इस MCQs को मतलब पॉइंट आउट किया गया, निकाला गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है एनी कोनिक द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ टू परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड इज। ये भी सेम उसी तरह से ही है। ठीक है, लेकिन आपने याद रखना है इससे आगे वाला जो एक MCQs होगा उसमें सिर्फ ये जो टू परपेंडिकुलर लिखा हुआ है वहाँ पर सेगमेंट की बात की जाती है, लेकिन आंसर इन दोनों का सेम ही रहता है। तो ये यहाँ पर कॉन्स्टेंट आंसर है, ये एग्जाम्पल नंबर 17 है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एनी कोनिक द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द सेगमेंट ऑफ एनी फोकल कॉर्ड इज। यानी पहले मैंने कहा था परपेंडिकुलर की बात कर रहा है, अब सेगमेंट की बात कर रहा है। सोल्यूशन डिफरेंट है लेकिन इसका आंसर जो है वो सेम रहता है, कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये 6.4 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो 7 क्वेश्चन है, ये उसकी स्टेटमेंट है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है द इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला इज। अगर आपको कोनिक सेक्शन आता है तो भाई 100% श्योर है कि आपको सेंट्रिसिटी की वैल्यूज़ भी कंफर्म पता होंगी। तो पैराबोला का जो करेक्ट आंसर होता है मतलब इसेंट्रिसिटी का वो E इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं शेप के अंदर के जो इसका जो सोल्यूशन मैंने लिखा हुआ है द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, यानी ये जो P पॉइंट है, ठीक है, ये वाला P ये फिक्स्ड पॉइंट है और इन अ प्लेन बेयर अ कांस्टेंट रेशियो इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन। और ये जो लाइन है ये फिक्स्ड लाइन है। ठीक है, ये वाली लाइन बता रहा है। ठीक है, ये ब्लू कलर की। तो इसका और इन दोनों की रेशियो लेनी होती है, इन दोनों की रेशियो को इसेंट्रिसिटी कहा जाता है। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन भी आप लोगों को पेपर में पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 16 है द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज। हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी कितनी होती है? तो इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, अब देख सकते हैं साथ शेप भी बनी हुई है, उसमें किस तरह से हम इसको निकालते हैं, कैसे मतलब पॉसिबल है, कैसे उसको फाइंड आउट किया जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज़। ये इसकी वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होती है। ठीक है, साथ मैंने हर एक की शेप भी ऐड किया ताकि आपको उन चीज़ों का आइडिया हो सके। तो इसके बाद द इसेंट्रिसिटी ऑफ अ सर्कल इज़, तो इसका आंसर है 0। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है द इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज़। वैसे ये क्वेश्चन था नहीं, तो मैंने कोशिश की, मुझे ये मतलब मिल गया था ये क्वेश्चन, तो मैंने सोचा इसको भी हम साथ में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है √2। इसके बाद साथ में इसकी शेप भी बनी हुई है, तो वहाँ से आप इसका आइडिया लगा सकते हैं कि इसको कैसे फाइंड आउट किया गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है जी द स्लोप ऑफ लाइन y इज इक्वल टू 1
इज़, यानी अगर y की वैल्यू गिवन में दी हो, x की वैल्यू ना दी हो, तो स्लोप बतानी है हमने कि इसका स्लोप कैसे फाइंड आउट किया गया है। तो आपको पता है इसकी इक्वेशंस होती हैं जिससे हम इसकी स्लोप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने सोल्यूशन में बताया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21, द स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, यानी अगर स्लोप जो है वो y एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका आंसर जो है वो अनडिफाइंड होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है एनी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन x एंड y रिप्रेजेंट अ। अच्छा, हमारे पास सेकंड डिग्री इक्वेशन है होमोजीनियस फॉर्म में और एक्स वाई की फॉर्म में दी गई है। इसका करेक्ट आंसर बताना है, यानी ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, तो भाई ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ये थे हमारा एनालिटिक ज्योमेट्री के MCQs थे, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में जिसमें हम वेक्टर एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। उसके जो बेसिक MCQs पेपर में पूछे जा सकते हैं उनको हम पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।